शामू अपनी पत्नी सौम्या और बेटी सोनाली के साथ ढोलकपुर नाम के एक गांव में रहता था। शामू माटी के बर्तन बनाता था और उसकी पत्नी इन बर्तनों को बाजार जाकर बेचा करती थी और इसी तरह वो दोनों मिलकर अपने घर चलाते थे। सोनाली भी बुद्धिमान और प्यारी बच्ची थी। वो अपनी माँ और पिता को बिल्कुल भी तंग नहीं करती थी और ना ही किसी चीज के लिए कभी जिद करती थी। वो उम्र में तो छोटी थी, लेकिन अपने उम्र के बच्चों से वो कई ज्यादा बड़ी थी। एक दिन शामू काम पर चला जाता है और सौम्या अपनी बेटी सोनाली को स्कूल छोड़कर अपने काम पर चली जाती है। सोनाली खूब दिल लगाकर स्कूल में पढ़ती है। उधर शामू भी बर्तन बनाकर बाजार में अपनी पत्नी की मदद के लिए चला जाता है। अरे अच्छा हुआ आप आ गए। वो जो सामने दुकान वाला है ना, मुझे यहाँ से जाने को कह रहा है। आप जाके उससे बात करिए ना। तुम यही सामान बेचो, मैं जाकर बात करता हूँ। फिर शामू उस दुकानदार राजू के पास जाता है। राजू भाई, हम गरीब लोग हैं, आप हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? हम आपको तो कुछ नहीं कहते। बाजार तो इस गांव में यही है। अब हम अगर यहाँ ना आए तो हम कहाँ जाए? आप बताओ हमें। ये सब मुझे नहीं पता। मैं बस इतना जानता हूँ, जो लोग मेरी दुकान से खिलौने लेने आते हैं वो यहाँ से लेने के बजाय तुमसे खरीद कर ले जाते हैं। इसलिए मेरा धंधा खराब हो रहा है। बस तुम यहाँ से जाओ, नहीं तो कल मेरे आदमी तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे। शामू राजू को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो कुछ सुने बिना ही उसे वहाँ से भगा देता है। शामू और उसकी पत्नी शाम को घर जाते हैं तो दोनों बहुत परेशान थे कि कल क्या होगा, पर अब वो कर भी क्या सकते हैं। अगले दिन सुबह जब सौम्या अपना सामान बेचने बाजार जाती है तो वहाँ पहले से मौजूद राजू के आदमी आ जाते हैं और वे सौम्या से सारा सामान छीनकर तोड़ देते हैं। सौम्या बहुत दुखी हो जाती है और रोते हुए घर को भागती है। अरे भाग्यवान, तुम रो क्यों रही हो? और सारा सामान कहाँ है? वो सामान सब तोड़ दिया राजू के आदमियों ने। अब हम क्या खाएंगे? कैसे पालन पोषण करेंगे अपनी बेटी का? मैं जाकर बात करता हूँ। ये कोई तरीका तो नहीं हुआ। वो हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? शामू इतना कहकर घर से निकल जाता है। वो गुस्से में था। जैसे ही वो राजू के दुकान पर जाता है तो राजू अपने आदमियों को बुला लेता है। देख क्या रहे हो? ऐसा सबक सिखाओ इसको कि वापस इस बाजार के बारे में सोचने से भी बाज रहे। फिर क्या था, राजू के भेजे गुंडे शामू को बहुत मारते हैं और शामू जमीन पर गिर जाता है। फिर वहाँ से कुछ लोग शामू को उठाकर घर छोड़ जाते हैं। शामू को इस हाल में देखकर सौम्या और सोनाली रोने लगते हैं। अरे ये क्या हाल कर दिया जालिमों ने। काश आप ना चाहते उस जालिम से बात करने। मैं ठीक हूँ, तुम परेशान ना हो। बस जरा सी चोट है, ठीक हो जाएगी। पिताजी आपको क्या हो गया है? क्या हो गया है आपको? इतनी चोट कैसे लगी? रुकिए, मैं आपको पट्टी कर दूं? मैं ठीक हूँ, तुम दोनों परेशान ना हो। बस जरा सी चोट है, ठीक हो जाएगी। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है, परंतु अब और कोई रास्ता नहीं है। तुम जाओ, मैं काम ढूंढने की कोशिश करता हूँ। शामू कुछ दिन तक माटी के बर्तन बनाता रहता है। वो हिम्मत नहीं हारता, लेकिन उसका बर्तन बिकना कम हो रहा था। धीरे धीरे जितना जमा पूंजी था वो भी खत्म हो जाता है और अब तो सोनाली को भी स्कूल की फीस ना देने की वजह से स्कूल से निकाल दिया जाता है। शामू बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा। एक दिन शामू की पत्नी शामू से कहती है, सुनिए जी, मैं माँ के घर जा रही हूँ, उनसे कुछ पैसे उधार लेकर आती हूँ। जब तक हमारा काम नहीं चलता तब तक इसी से गुजारा चल जाएगा। कम से कम हम भूखे तो नहीं मर सकते ना। मैं भी साथ चलूंगी नानी माँ के घर। सौम्या अपनी बेटी सोनाली के साथ अपनी माँ के गांव चली जाती है। वहाँ पहुँचकर वो सारी बात अपनी माँ को बताती है। बहुत बुरा हुआ बेटी, लेकिन तू परेशान ना हो, मुश्किल समय भी गुजर जाएंगे। जो लोग अच्छे और सच्चे होते हैं वो हमेशा कामयाब होते हैं। ये लो, ये कुछ पैसे मेरे पास जमा है, ये सारे ले लो और कोई दूसरा काम ढूंढना शुरू कर दो। माँ, मैं वहाँ क्या काम करूँ? हमारे वहाँ बाजार में हर कोई ना कोई काम कर रहा है। बेटा,
तुम ऐसा कोई काम ढूंढो जो कोई दूसरा ना कर रहा हो। चलो चलो, बातें तो होती रहेंगी, खाना लगा देती हूँ। मेरी बिटिया सोनाली को भूख लगी होगी, है ना? इतना सफर करके नानी से जो मिलने आई है। ओ मेरी गुड़िया रानी, मेरी प्यारी नानी। ऐसे वो खाना खाकर कुछ देर नानी के साथ आराम करते हैं और फिर वापस सफर पर निकल जाते हैं। रास्ते में सोनाली बाजार देखकर रुक जाती है। वहाँ एक दुकान पर बहुत भीड़ था। सोनाली और उसकी माँ उस दुकान पर जाती है तो देखती है वो दुकान तो छोले कुलचे की थी। माँ, मुझे ये छोले कुलचे खाने हैं, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, अभी लेकर देती हूँ मेरी गुड़िया को। वाह, ये छोले कुलचे तो बहुत स्वादिष्ट हैं। हाँ माँ, ऐसे छोले कुलचे हमने पहले कभी नहीं खाए। माँ, आप छोले कुलचे क्यों नहीं बेचती हैं? हमारे गांव में तो कोई भी छोले कुलचे नहीं बेचता। बहुत अच्छा विचार दिया है बेटा आपने। मैं भी यही सोच रही थी। एक काम करते हैं, इस भैया से इसकी रेसिपी मांग लेती हूँ। घर जाकर यही बनाकर बेचूंगी। सौम्या उस आदमी से छोले कुलचे की रेसिपी पूछती है, लेकिन वो आदमी सौम्या को वहाँ से जाने को कह देता है। ना जाने कहाँ से आ जाते हैं, जाओ यहाँ से, मैं अपनी सीक्रेट रेसिपी तुम्हें क्यों बताऊं। सौम्या अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। सौम्या बहुत उदास हो जाती है। कुछ दूर चलने के बाद वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। माँ, हमारे साथ सब इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्या हम गरीब हैं इसलिए सब ऐसा कर रहे हैं? बेटा, तुम ये सब मत सोचो, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। वो लोग ये सब बात कर ही रहे थे कि उनके सामने एक जख्मी हिरन आ जाती है जो कि घायल था। उसे घायल देख सौम्या तुरंत अपने थैले से दवा निकालकर उसे पट्टी कर देती है और सौम्या की दरिया दिली देखकर वो हिरन सौम्या से कहता है, तुमने मेरी मदद की है, मैं तुमसे खुश हुआ। तुम्हारी मुश्किलों के दिन अब चले गए। ये लो, इस पोटली में एक पत्थर है, उसको बस खाली हंडिया में डाल देना, फिर जो तुम अपने मन में सोचोगी वो बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसा कहकर हिरन वहाँ से गायब हो जाता है और ये सब कुछ देखकर सौम्या और उसकी बेटी सोनाली हैरान रह जाती है और वो पत्थर लेकर वो लोग घर वापस आ जाते हैं और सौम्या सारी बात अपनी पति को बताती है। उसका पति ये सब सुनकर विश्वास ही नहीं कर पाता है। फिर वे एक थाली में कुछ पत्थर डालते हैं और मन में छोले कुलचे के बारे में सोचते हैं। तो फिर वे क्या देखते हैं कि वो बर्तन छोले कुलचे से भर गए हैं। गर्मा गर्म छोले कुलचे देखकर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और उनको विश्वास नहीं होता है। ये छोले कुलचे तो कितने स्वादिष्ट हैं। माँ, ऐसे छोले कुलचे तो वो अंकल भी नहीं बना पा रहे थे। फिर वो परिवार बाजार में छोले कुलचे बेचना शुरू कर देता है और देखते ही देखते अब लोग उनके छोले कुलचे के दीवाने हो जाते हैं और उनका दुकान बढ़िया चलने लगता है। सोनाली भी अब स्कूल जाने लगी है। शामू और उसकी पत्नी ने अपना एक बड़ा सा घर बना लिया था और वे सब गरीबों को भी मदद किया करते थे। मजबूर लोगों को मुफ्त में खाना परोसा करते थे और आज भी शामू और उसकी पत्नी का राज राज ही है और लोग भी उनकी दुकान में छोले कुलचे खाने के लिए लाइन लगाते हैं। किस्सा मोहनलाल के गांव का। एक दफा का जिक्र है कि एक खूबसूरत से गांव में मोहनलाल का एक बहुत प्यारा सा छोटा सा घर था। मोहनलाल एक किसान था और उसका एक बहुत बड़ा बाग था। बाग के आखिरी कोने में एक बहुत गहरा कुआं था। बेचारा किसान रोज उस कुएं से पानी निकालता और अपने बाग के पौधों को पानी देता था। एक साल तक बारिश न हुई, गर्मी भी बहुत ज्यादा थी। किसान ने अपने बाग की तरफ देखा और कहा, अगर मेरे पौधों को ठीक से पानी ना मिला तो ये मर जाएंगी। मुझे इनको पानी देना चाहिए, लेकिन कुएं में पानी अब बहुत गहराई में उतर गया है। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और बहुत मोटा भी। ये तो बहुत मेहनत का काम है, मुझे क्या करना चाहिए? ये सोचते हुए वो सड़क की 4 दीवारी तक आ गया और आराम करने के लिए एक दरख्त के नीचे बैठा ही था कि उसे सरगोशियों की आवाज आई, जैसे कोई उसी का नाम ले रहा हो। किसान के कान खड़े हो गए और वो गौर से उनकी बातें सुनने लगा। वो दोनों बाग की दीवार से टेक लगाए बैठे थे। उन्होंने किसान को नहीं देखा था।
यार मोहनलाल और उसकी बीवी ठीक 9 बजे सोने चले जाते हैं। हमें 2 घंटे कम से कम और इंतजार करना चाहिए। फिर 11 बजे मैं खिड़की से घर में दाखिल होके अंदर से दरवाजा खोल दूंगा। क्या मोहनलाल के पास बहुत सारी दौलत है? हाँ, उसके पास बहुत दौलत है जो उसने एक संदूक में छुपा के रखी हुई है। ओह, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई है। मोहनलाल चला गया और अपनी बीवी से कहा। आज रात हम 9 बजे खाना खाएंगे। मोहनलाल ने अपना सारा जेवर, हीरे जवाहरात, पैसे इकट्ठा किए और अपने पलंग के नीचे छुपा दिए। फिर वो बाहर से कुछ छोटे बड़े पत्थर घर में लाया और बैठ के इंतजार करने लगा। ठीक 9 बजे मोहनलाल ने खिड़की से छुप के बाहर देखा तो दरख्तों में दोनों चोरों को छुपा हुआ देखा। मोहनलाल ने अपनी बीवी से कहा, खाना ले आओ। और फिर वो खाना खाने बैठ गए। मोहनलाल और उसकी बीवी खिड़की की तरफ पीठ करके बैठ गए और खाना खाने लगे। रात के 9 तो बज गए हैं, पर मोहनलाल तो अब तक जाग रहा है। हमें जरा पास जाके देखना चाहिए कि आखिर मामला क्या है। ये कह के वो दोनों चोर छुप के खिड़की के पास आए और घर में झांकने लगे। ये तो अभी तक खाना खा रहे हैं। मोहनलाल ने चोरों की आहट सुन ली और जोर जोर से बातें करने लगा। मैंने सुना है कि आजकल गांव में बहुत चोरियां हो रही हैं। हमारे इस गांव में भी कुछ चोर आ गए हैं और उन्होंने मेरे दोस्त का सारा सामान और जेवरात चुरा लिए हैं। मोहनलाल की बीवी घबरा गई और कहने लगी, फिर तो वो हमारे घर भी आ सकते हैं। हमें भी अपना सोना जेवर किसी और महफूज जगह पर रखना चाहिए। मेरा संदूक तो लेकर आना। बीवी संदूक ले आई। मोहनलाल ने चुपके से अपनी बीवी को सब पत्थर दे दिए और उसके कान में बोला, ये हमारे सोने और जेवरात हैं। और फिर जोर से बोला, लाओ, मुझे आहिस्ता आहिस्ता सब जेवरात पकड़ाती जाओ। मोहनलाल और उसकी बीवी की पीठ क्योंकि खिड़की की तरफ थी, इसलिए बड़ी चालाकी से मोहनलाल सब पत्थरों को संदूक में रखता गया और चोरों को यही लगा कि वो अपने सब जेवरात संदूक में रख रहा है। लो जी, अब मैं ये संदूक बंद कर रहा हूँ। आप इसको उठाने में मेरी मदद करो। मोहनलाल और उसकी बीवी ने संदूक उठाया और बाग में मौजूद कुएं के अंदर फेंक दिया। संदूक कुएं की तह में बैठ गया और मोहनलाल और उसकी बीवी घर वापस आ गए और बत्ती बुझा के इंतजार करने लगे। दोनों चोर आहिस्ता आहिस्ता कुएं के पास पहुँचे। हमें इस कुएं से पानी निकालना होगा। वैसे भी बारिश न होने की वजह से इसमें ज्यादा पानी नहीं होगा। जब पानी कम होगा तो मैं कुएं में उतरूंगा और संदूक ले आऊंगा। इस तरह दोनों चोरों ने कुएं में से पानी निकालना शुरू कर दिया। एक चोर पानी निकालता, दूसरा उसे बाग में जाने वाली नाली में डाल देता। कुएं में काफी पानी मौजूद था और दोनों चोर सारी रात पानी निकालते रहे, यहाँ तक कि सुबह हो गई, मगर वो अभी तक मसरूफ थे। मोहनलाल ने खिड़की खोली और जोर से बोला, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, तुम दोनों ने मेरे बाग को सैराब कर दिया। कुएं वाला संदूक पत्थरों से भरा हुआ है, पुलिस भी पहुंचने वाली है, लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों चोर घबरा के उल्टे पांव दौड़ने लगे और दोबारा मोहनलाल तो क्या, किसी के घर भी चोरी से तौबा कर ली।